ठीक है। देखो, हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, जब भी हम किसी को क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो या तो हम उससे कोई एसेट्स ले रहे हैं, है ना, या तो हम उससे कुछ चीज कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, या तो हम क्या कर रहे हैं, उससे कोई सर्विसेज ले रहे हैं। यही तो कर रहे हैं भाई। मैंने पेमेंट की है, इसका मतलब मैंने उससे कुछ तो लिया ही होगा। ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ये सारा क्या है, हमारा खर्चा हो गया। सारा क्या हो गया, खर्चा हो गया। अब कल हम क्या बात कर रहे थे कि खर्चा तो है, बट उसको क्लेम कैसे करना है, ये देखना है। ठीक है। क्योंकि जैसे सपोज करो, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैंने अपना बिजनेस क्या क्या स्टार्ट किया। आज कितनी तारीख है, 16/9/25। आज के दिन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मुझे अपने बिजनेस के लिए मशीनरी की ज़रूरत थी, और जो मशीनरी मेरे को चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी कीमत है सपोज 10 लाख रुपए। कितनी है, 10 लाख रुपए। ये मशीनरी मेरी चलेगी 10 साल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। अब इस साल 16/9 से लेके 31 मार्च 2026 तक मैं सिर्फ बिजनेस कर पाता हूँ 6 लाख का, मतलब 6 लाख की ही सेल कर पाता हूँ खाली। ठीक है। अब 6 लाख में तो जैसे सैलरी दे दी मैंने 2 लाख रुपए, है ना, और बाकी मेरे खर्चे हो गए 1 लाख रुपए। टोटल 3 लाख रुपए मेरा खर्चा हो गया। ठीक है। 3 लाख रुपए ये खर्चा हो गया। अगर मैं ये बोलूंगा कि भाई देखो, ये जो 10 लाख रुपए की मैंने मशीनरी ली है, ये भी तो मेरा एक्सपेंस है ना, ये भी मुझे डेबिट करने दो। इसका मतलब डेबिट करने का मतलब ये भी मुझे इसमें ऐड करने दो, और टोटल खर्चा मेरा 13 लाख बताने दो। है कि नहीं है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, ऐसा बोल सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, जैसे 13 लाख है मेरा, 13 लाख खर्चा, 6 लाख रुपए का मेरा रेवेन्यू था टोटल। तो मेरा क्या आ गया, लॉस आ गया। आ गया ना, कितने का लॉस आ गया, 7 लाख रुपए का लॉस आ गया। कितने का लॉस आ गया मेरा, ये 100 नहीं है, ये LOSS है। ठीक है। कितने का लॉस आ गया, 7 लाख रुपए का लॉस आ गया। ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, जब मैंने मशीनरी ली, सारा का सारा मैंने P&L में डेबिट कर दिया अपना। ठीक है। दूसरा तरीका ये कहता है कि देखो चलो, ये 2 लाख रुपए थे, ये आपने सैलरी वैलरी बांटी, ये तो उसी साल खत्म हो गया, कोई बात नहीं, एक ये ले लो। ये 1 लाख रुपए बिजली का बिल था, रिपेयर था, ये था सब कुछ, ये भी ले लो। बट ये जो 10 लाख रुपए है ना, ये एसेट की लाइफ कितनी है हमारी, 10 साल। तो इसका कितना करो खाली क्लेम अभी, 1 लाख रुपए। ठीक है। हमने बांट दिया उसको। अब 1 लाख रुपए ये हो गया, तो टोटल खर्चा मेरा कितना हो गया, 4 लाख रुपए। अब 6 लाख मेरा रेवेन्यू है। इसका मतलब अब मेरा कितना आ रहा है प्रॉफिट, 2 लाख रुपए। ठीक है। तो एग्जैक्ट जो फिगर है वो यही है, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। ठीक है। ये वाली जो फिगर थी वो सही फिगर नहीं थी, वो गलत थी। समझ गए, क्लियर। तो अब हमें यही पढ़ना है कि एक्सपेंडिचर कितने तरीके के होते हैं। अब ये वाला जो एक्सपेंडिचर है, जो हमने 1-1 लाख करके क्लेम कर रहे हैं, इसको हम क्या नाम देंगे। ये जो 3 लाख 2 लाख वाले एक्सपेंडिचर थे, इनको हम क्या नाम बोलेंगे, है ना। और कौन सा एक्सपेंडिचर होते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर। सबसे पहला होता है इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे देखिए कोई एक्सपेंस है हमारा, जिसकी हमने पेमेंट की, और साल खत्म होने से पहले पहले ही उसका पूरा यूज हो जाएगा, उसके बाद उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। जैसे एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय को मैं सैलरी देता हूँ। जैसे मैं क्या देता हूँ, एक एम्प्लॉय है मेरा, है ना, इसको मैंने सैलरी दी 1 महीने की, तो ये एक ही महीने काम करेगा ना। भाई सपोज मैंने इसको मार्च के महीने की सैलरी दी, ये मार्च के महीने ही काम करेगा, काम खत्म कर देगा, उसके बाद आगे कुछ नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना भाई, मार्च की सैलरी है, अब ये अगले मार्च तक काम करता रहेगा ऐसे में।
ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, हम सैलरी उतनी ही देंगे जितनी उसकी बनती है, ड्यू बनती है। तो सैलरी क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, मतलब जिसको जो है एक ही साल में हमने खत्म कर दिया। ठीक है, जैसे रेंट है भाई, हाँ हम रेंट पे रह रहे हैं तो हम रेंट देंगे, एक महीना यूज करेंगे बात। ठीक है, उसका पूरा का पूरा बेनिफिट हम एक ही साल में उठाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो सारे के सारे हम अपने खर्चे मानेंगे। ये जो खर्चे मैं 2-3 लाख रुपए बता रहा था ना, 2 लाख रुपए के खर्चे और 1 लाख रुपए के खर्चे, जो हम रेवेन्यू में से माइनस करेंगे सारा का सारा, वो क्या हो गया मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, इसका पूरा बेनिफिट आप एक ही साल के अंदर ले लोगे। क्या इसका पूरा बेनिफिट आप एक ही साल के अंदर ले रहे थे मशीनरी का? नहीं, इसका बेनिफिट तो आपको 10 सालों तक मिलेगा। ठीक है, बट ये जो सैलरी वाला बेनिफिट है वो एक ही साल में खत्म हो जाएगा, उसी साल में जिस टाइम की सैलरी थी। बिजली का बिल आपने यूज किया, बात खत्म। वो वाला बल्ब क्यों लगा दिया भाई उधर, वो 60 वाट का है। ठीक है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहते हो तुम, है ना? समझ गए? बिजली का बिल हो गया, छोटे मोटे रिपेयर के खर्चे हैं, रेंट हो गया, ये सारी चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका पूरा बेनिफिट आप एक साल के अंदर ही उठा लोगे। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है, ओके। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, जैसे सैलरी, रेंट, एक्सेट्रा। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर हो गए, अब बताओ एक बार। जिसका पूरा बेनिफिट आप एक ही साल में उठा लेंगे, बात करें। भाई देखो, मैंने किसी को क्या किया है, कैश पेमेंट की है, कुछ मैंने किसी को पैसे दिए, इट मीन्स मुझे उससे कुछ ना कुछ मिलना है ना? तो जिसका पूरा बेनिफिट मैं एक ही साल में खत्म कर चुका हूँ, वो तो मैं उसी साल में बुक कर दूंगा, वो हो गया मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिसका बेनिफिट हम फुल बेनिफिट बोलेंगे। ठीक है, वन अकाउंटिंग ईयर में, वन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, मैं ही पूरा ले लेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जिन्हें हम एसेट्स में लेके जा रहे हैं ना, हम कह रहे हैं वो भी हमारा खर्चा ही है भैया, बट उसको क्लेम करने का दूसरा तरीका है, इसलिए उसको हम थोड़ा सा एसेट्स में लेके जाते हैं। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो जो मैंने ऊपर मशीनरी की बात की थी, ये जो मैंने मशीनरी की बात की थी ना यहाँ पे, दिस इज माई कैपिटल एक्सपेंडिचर। कह रहा है कि एक्सपेंडिचर तो है आपका, खर्चा तो है, हम भी मान रहे हैं, बट ये कैपिटल इन नेचर, इसका नेचर क्या है, कैपिटल नेचर का है ये। तो ये आपका खर्चा तो है, आपको क्लेम करने भी देंगे हम, बट क्लेम आप वैसे करोगे जैसे जायज है। ठीक है, अकाउंटिंग तो ऐसे कहती है, अकाउंटेंसी कहती है आप ऐसे करो, यूजफुल लाइफ देखो उसकी, है ना, स्क्रैप वैल्यू माइनस करो। वो हम डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में देखेंगे, इनकम टैक्स मैंने बताया था दूसरे रेट से बोलता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि देखो खर्चा है आपका, मान रहे हैं हम, बट आप खर्चा क्लेम वैसे करोगे जैसे हम बोलेंगे, इनकम टैक्स वाला बोलेगा जैसा हम बोलेंगे वैसे आप क्लेम करोगे। ठीक है, क्लियर? तो जैसे ये मशीनरी है तो ये हर साल फॉर एग्जाम्पल कितना परसेंट, वो कहते हैं कि 15% जो है आप हर साल इसका खर्चा में डाल दो, कि भाई 15 साल नुकसान हो गया, 15 साल 15% क्या हो गया, यूज हो गया, बाकी बचा हुआ 15%, 15%, ऐसे WDV मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है, कि जैसे 10 लाख है, 10 लाख का 15% माइनस करेंगे। ठीक है, 15% निकालेंगे, 15% जो निकलेगा वो खर्चे में चला जाएगा। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ रहेगा वो एसेट्स में ही रहेगा। फिर अगले साल जो बचा हुआ है उसका 15% निकालेंगे, ऐसे कर करके। ठीक है, WDV मेथड से। ठीक है, क्लियर? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमारे खर्चे हैं। कौन से खर्चे हैं? जैसे हमने कोई मशीनरी खरीदी है, कोई बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग ऐसा थोड़ी कि एक ही साल में खत्म हो जाएगी, समाप्त, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब आजकल का देख के तो हो भी सकता है, बट हमें तो मान के यही चलना है कि नहीं होगा, है ना, जैसे तो हाल चल रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, पर मान के ये चलेंगे कि नहीं होगा, है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हो गए?
जिनका बेनिफिट ऑफ जो है मोर देन वन अकाउंटिंग, जैसे ऊपर वाले में था तो 5 साल 10 साल के लिए मिल रहा था ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा सालों तक मिलता रहेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज है, जैसे सपोज करो कोई चीज मैंने आज ली है, अगर वो 3 साल तक मेरी चलेगी, 3 साल तक मुझे फायदा देगी, तो वो 1 साल का खर्चा हो ही नहीं सकता ना, वो तो 3 साल का खर्चा है कि नहीं है? तो 3 सालों का खर्चा है, तो एक जो इस साल का पार्ट बनेगा उसका, उसको तो हम खर्चा गिनेंगे, बाकी का पार्ट हम सुरक्षित रखेंगे अलग जगह, वो हमारे एसेट्स में चला जाएगा। ठीक है, कि भाई अभी हमारे पास इतने का एसेट पड़ा हुआ है कि नहीं है? ठीक है, इतना क्लियर हो गया? पक्का? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में फर्क समझ आ गया? जैसे हमारी मशीनें, जो हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं, वो सारे क्या हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारे। ठीक है, हमने पैसे दिए हैं भैया, खर्चा हुआ है, बट वो कैपिटल नेचर के हैं। यहां तक कोई दिक्कत बताओ पहले? नहीं? पक्का? हकीम भाई, दिक्कत बताओ यार। बताओ। सारी आएंगे सारी, वही हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, मशीनरी वगैरह सब आ गई उसमें, है ना? हमने क्या किया, देखो हमने कहा जी एक्सपेंडिचर है हमारा, उन्होंने कहा ठीक है एक्सपेंडिचर है, मान रहे हैं, बट वो कैपिटल नेचर के हैं। इसका मतलब हम आपको एक ही साल में नहीं डालने देंगे। आपने 100 करोड़ की मशीनरी ले ली और उसको आप एक ही साल में डेबिट कर दो, अब कह रहे 100 करोड़ का नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है भाई। आप जो है उसको कायदे से जितना हम बोलेंगे उतना आप माइनस करोगे, सीधी सी बात है। वही चीजें हमारी फिक्स एसेट्स होती है ना, जिन्हें हमने क्या नाम दे दिया फिर उनको? फिक्स्ड एसेट्स, कि भाई ये मेरा एसेट है, फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट्स की वैल्यू कैसे कम होगी? डेप्रिसिएशन से। भाई मेरी कार है तो मैं हर साल उसमें डेप्रिसिएशन लगाता रहूंगा, भाई एक 10 लाख की कार है, इस साल 15% डेप्रिसिएशन, 1.5 लाख रुपये निकाल दिया, फिर अगले साल जो 8.5 लाख रुपये बचे हैं उसका 15% निकाल दिया, ऐसे करके निकालेंगे। फिर वो कहाँ जा रहे हैं? धीरे धीरे खर्चे में तो आ रहे हैं, पर धीरे धीरे आ रहे हैं, है ना? वरना तुम 10 लाख कमाओगे, हर साल तुम नई गाड़ी लेके आ जाओगे और पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम कर दोगे, फिर बोलोगे प्रॉफिट तो है ही नहीं, है ना? तुम कह रहे हो सरकार को देना है, इससे बढ़िया खरीदने ले लो, है ना? खुद ही गाड़ी ले लो, है ना? ठीक है, समझ गए? तो वो क्या हो गया हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? मतलब एक्सपेंस में तो जाएंगे, बट तरीके से, जितना बनता है उतना ही जाएंगे। ठीक है, वरना ऐसे ही करेंगे ना, देखो क्या करेंगे, पूछेंगे भाई कितना प्रॉफिट आ रहा है बुक में, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। यार एक काम करते हैं, एक ना मशीन ले लेते हैं 10 लाख रुपए की, और इसको पूरा खर्चा दिखा देते हैं, प्रॉफिट जीरो कर देते हैं, है ना? जहां आपने 10 लाख के ऊपर जो है सपोज करो 1-2 लाख भी, अगर आपने 1 लाख रुपए भी आपका टैक्स बन रहा है ना? तो आपने क्या किया, एक नई मशीन ले ली, कम से कम इतने पैसे तो बच ही गए, है ना? तो ऐसे कर करके तुम जो है सरकार को घाटे में पहुंचा दोगे यार। फिर सरकार को मजबूरन जो है सरकारी स्कूल बंद करने पड़ेंगे और कुछ ठेके खोलने पड़ेंगे, है ना? एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहला। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मनोज भाई से गलत कह रहा हूँ? है मनोज भाई, ऐसा क्यों? ठेके का नाम सुन के? कौन कह रहा है? एक ठेका हमारा भी होगा, है तो नहीं? किसी का ठेका वेका तो नहीं है ना? है? सही बताओ। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं गलत बात, हम तो ये कह रहे हैं एक पेटी हमें करा दो। ठीक है, अब एक आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अच्छा इसका नाम सुन के कैसा लग रहा है आपको? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब इसका आधा पार्ट तो सुना सुना सा लग रहा है ना? नहीं लग रहा है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने आपको एक वर्ड बोला है, तो इसमें कुछ पार्ट जो है सुना सुना सा लग रहा है कि अभी सुना हो कुछ देर पहले। कौन सा पार्ट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना।
तो इट मीन्स ये अपने आप में ही बात कर रहा है कि देखो मैं हूँ कैसा एक्सपेंडिचर, हूँ तो मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट एक हमने क्या कर दिया, इसको डेफर कर दिया इसको, है ना, हमने क्या कर दिया, डेफर कर दिया। अब कैसे डेफर कर दिया भाई, मैं कह रहा हूँ कि हमने जो है अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवानी है, ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट हम किससे करवाएंगे, सपोज सलमान खान से करवाएंगे, किससे करवाएंगे, सलमान खान से करवाएंगे, एसके भाई से करवाएंगे, ठीक है। तो अब ये तो लेंगे भाई साहब, सपोज करो इन्होंने बोल दिए 10 करोड़ रुपए लेंगे, कितने लेंगे, हमें तो साला सुन के ही चक्कर आ गया, ठीक है, कितने लेंगे, 10 करोड़ लेंगे। अब ये मैंने अपना नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है है ना, और मैंने सेल ही की है खाली 10 लाख रुपए की अभी, और 10 करोड़ मैंने सलमान खान को दे दी कि चलो भाई ठीक है। तो अगर मैं जो है 10 करोड़ एक ही साल में जो है सारा एक्सपेंस बुक कर दूं, एक ही साल में सारा एक्सपेंस बुक कर दूं, मैं बोल दूं भाई 10 करोड़ का मेरा क्या है, खर्चा है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, 9 करोड़ 90 लाख का लॉस, है ना। अब दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि देखो यार, जो मैंने एडवर्टाइजमेंट की है ना, इसका फायदा ऐसा नहीं है कि मैंने आज एडवर्टाइजमेंट की है, आज मैंने सलमान खान को बुक कर दिया है तो इसी साल में फायदा होगा खाली, इसका फायदा मुझे आगे भी हो सकता है ना भाई, आगे कुछ सालों तक मुझे क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है। तो हमने कहा हम एक काम करेंगे, इस खर्चे को ना, जो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है हमारा, जो ये हमारा क्या है, ये प्रमोशनल एक्सपेंसेस कुछ भी बोल दो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है हमारा 10 CR का, इसको मैं एक काम करूंगा, इसको मैं 5 हिस्सों में तोड़ूंगा, कितने हिस्सों में तोड़ूंगा, 5 हिस्सों में, और मैं इसको एक ही साल में क्लेम नहीं करूंगा, मैं आने वाले 5 सालों में इसको क्लेम करूंगा, तब जाके मेरी एग्जैक्ट प्रॉफिट की फिगर सामने आएगी, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, 5 सालों में तोड़ दिया, क्या, टू 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 2-2 करोड़ रुपए हर साल का क्या है मेरा एक्सपेंस है। तो हमने एक रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस को डेफर कर दिया, है ना, कि भाई हम आगे आगे सालों में इसको क्लेम करेंगे, तो वो क्या बन गया, हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें प्राइम फेसी यही वाला एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट, मोटी रकम किसी को दे दी हमने, तो भाई वो एक साल का एक्सपेंस नहीं है, इसका बेनिफिट आपको कुछ और सालों तक भी मिलेगा। एक बार सलमान खान ने तुम्हारे प्रोडक्ट को बोल दिया बढ़िया है, तो आधे लोग तो वैसे ही बोलेंगे बढ़िया है ना, नहीं बोलेंगे, पता तो है सलमान खान कौन है, अरबाज खान का भाई, वो कौन है, सलीम 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 खान का बेटा, हाँ? सलमान खान के पिता, अच्छा, है ना। तो एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस जिसे हमने डेफर कर दिया, तो नाम से ही पता चला डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस को हमने क्या कर दिया, डेफर कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक, एक्सपेंडिचर समझ आ गया। देखो एक्सपेंडिचर समझ आ गया, तो अब आप जो है एक्सपेंस और एसेट्स में जो है कंफ्यूज नहीं होंगे कभी, है ना, कि किस पार्ट को मुझे एक्सपेंस दिखाना है, किस पार्ट को मैंने अपना एसेट्स में रखना है, अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गई तो ठीक है। ज्यादातर ऐसी ही गलतियां होती है ना भाई, हमने एक्सपेंस बुक कर दिया गलती से और वो एक्सपेंस में होना नहीं चाहिए था, तो ऑडिट में तो वही चीजें ऐड बैक होंगी ना, भाई ये एक्सपेंस इन्होंने गलती से बुक किया हुआ है, इसको ऐड बैक करो प्रॉफिट में। तो हम पहले से ही वैसे बना के रखेंगे कि कुछ ऐड करने की जरूरत ही ना पड़े, समझ गए, तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, 10 लाख की मशीनरी ली, 1 लाख डेप्रिसिएशन लग गया इस साल का, अब बताओ कितना एसेट्स में जाएगा, कितना एक्सपेंस में जाएगा, 10 लाख की मशीन ली, 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, अब बताओ कितना एसेट्स में जाएगा, कितना एक्सपेंस में जाएगा, मैंने लिया 1/4 को, ठीक है, और ये 31 मार्च की बात हो रही है, अब बताओ 31 मार्च में कितना मेरे पास ये मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी ली है मैंने, कितना मेरा मशीनरी अकाउंट में जाएगा और कितना डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा, 31 मार्च को क्या बैलेंस बचेगा, हाँ, 1 लाख रुपए कहाँ,
मशीनरी में 1 लाख बचेगा। इनके लिए भाई तालियां, और साथ में चाय पानी नाश्ता कुछ भी मंगा दो। हाँ, 1 लाख जाएगा डेप्रिसिएशन में, और यहाँ कितना बच जाएगा? 9 लाख। ठीक है, तो देखो ऐसा अकाउंटेंट मत बनना। यहाँ तक क्लियर हो गया है ना? अच्छा ठीक है, ये तो बात थी 31 मार्च की। अब अगले 31 मार्च को क्या होगा मुझे ये बताओ, कितना बैलेंस बचेगा? 8 लाख मशीन में चला जाएगा, 1 लाख डेप्रिसिएशन अकाउंट में चला जाएगा। डेप्रिसिएशन मतलब हमारा खर्चा हो गया, ठीक है, ऐसे करिए खर्चा। ये चीजें क्लियर हो रही है ना? एक्सपेंडिचर भी हमारा क्लियर हो गया है। वेरी गुड। देखो अब यहाँ पे अकाउंटिंग टर्म्स तो हमारी सारी की सारी हो गई हैं। अब आई होप आपको जो है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताओ कैश अकाउंट हमारा क्या है? कैश हमारे लिए क्या है? एसेट है। कौन सा एसेट है? कौन सा एसेट है? ये कह रहा फिक्स एसेट है। क्या कर तू कैश खाड़ून धोर दो तो वो तू सदा करंट एसेट्स है। आप कहाँ लेते हो करंट? ठीक है, अच्छा मुझे बताओ फर्नीचर हमारा कौन सा एसेट है? फिक्स एसेट्स है। टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है? टेंजिबल एसेट्स है, बिल्कुल सही बात है। सैलरी क्या हो गया हमारा? सैलरी क्या है? सैलरी क्या है? एक्सपेंस है। सैलरी क्या है? एक्सपेंस। सैलरी तो एक्सपेंस है ना, सैलरी खर्चा है ना। रेंट क्या है? एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हम पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंस है। वैसे हम इसको ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है, पर हम ऐसे मैं लिखूंगा तो तुम समझ नहीं जाओगे। ठीक है, अच्छा जो हमारे डेटर होते हैं वो क्या होते हैं? डेटर्स हमारे क्या होते हैं? एसेट्स। कौन से वाले? करंट एसेट्स। बैड डेट क्या होते हैं? बैड डेट हमारा क्या है? बैड डेट क्या है? जिसने पैसे नहीं दिए उसको हम बैड डेट में डालते हैं। और जब हम बैड डेट अकाउंट बनाएंगे तो वो होगा क्या हमारे लिए? एसेट्स होगा, लाइबिलिटी होगा, इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, क्या होगा? लाइबिलिटी होगा। कैसे लाइबिलिटी? मतलब मैंने किसी का देना है, उल्टा किसी ने मेरे पैसे मारे हैं, ये हमारा एक्सपेंस है ना भाई, खर्चा हो गया ना, सीधे सीधे लॉस हो गया हमारा। निर्वाह मरी पैसे दुबिन, है ना? अच्छा एक, अच्छा ये क्या हो गया? मेरा एक्सपेंस हो गया। अच्छा बैड डेट रिकवर्ड हमारा क्या होगा? अच्छा आपको पता होगा बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है? RECOVERED है ये, ठीक है, आप समझ आना। बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है? हाँ पैसे आ जाते हैं। देखो पहले कोई बैड डेट हो गया, बाद में वो ईमानदार बंदा है, उसने काम धंधा किया, थोड़े पैसे दे दिए, भाई ये लो मेरे तरफ से इतना मेरे से अभी हो पाया है, बाकी बाद में दे दूंगा या नहीं भी दूंगा वो अलग बात है। ऐसी सेटलमेंट होता है ना भाई। देखो 1 पैसा दे देंगे 1 रुपए पे, है ना, 5 पैसे दे देंगे, 50 पैसे दे देंगे, है ना, मतलब 1%, 5%, 10%, जितना आप दे सकते हैं। तो जितना अगर वापस आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? बैड डेट रिकवर्ड वाले अकाउंट में उसको डालेंगे। ये क्या हो गया हमारा? फिर ये हमारी इनकम होगी ना। देखो पहले मैंने किसी चीज को एक्सपेंस में बुक कर लिया है, अब वो मुझे वापस मिल गया तो नो डाउट वो क्या बन जाएगी? मेरी इनकम बन जाएगी। क्योंकि अगेन वही बात है, पेंसिल लेके मिटाएंगे तो है नहीं पुराने साल की बैलेंस शीट को, वो तो जो बन गई सो बन गई, है ना, उसमें तो ऑडिट हो गया, सब कुछ हो गया। अच्छा, सैलरी पेड इन एडवांस। सैलरी पेड इन एडवांस ये हमारे लिए क्या बनेगा? है सैलरी पेड इन एडवांस। एसेट्स बनेंगे ना, कौन से? करंट एसेट बनेंगे। मैंने कल ही नहीं बताया था, जब भी हमने किसी को एडवांस दिया होगा तो वो हमारा कहाँ जाता है? एडवांस में जाता है। ठीक है, जैसे हमने इंश्योरेंस का एग्जांपल लिया था। ठीक है, और सैलरी पेबल,
सैलरी पेएबल क्या है हमारा, ये हमारी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग रेंट एक ही बात है, ये क्या बनेगा हमारा, लायबिलिटी बनेगा, ठीक है। तो अब आपको अकाउंट समझ आ रहे हैं धीरे धीरे कि भाई हमने कौन से, अगर हमने कोई अकाउंट बनाया तो उसको कौन से ग्रुप में आपने रखना है। जब आप अकाउंट में बनाते हो ना, किसी में ग्रुप बनाते हो तो ग्रुप आता है वहां पे, तो अब आपको पता चल जाएगा कौन से ग्रुप में आपने रखना है ना, है कि नहीं, पता चल जाएगा ना। नहीं, उसमें थोड़े से और ग्रुप होते हैं, जैसे एक्सपेंस में भी आपको एक डायरेक्ट मिलेगा एक इनडायरेक्ट मिलेगा, है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस अलग होते हैं, इनडायरेक्ट अलग होते हैं, वो तो खैर हम फाइनल अकाउंट में बात करेंगे, ठीक है। बट हम मान सकते हैं कि जैसे जो फैक्ट्री के जो खर्चे होते हैं ना, जैसे हम कोई चीज बना रहे हैं तो डायरेक्टली बनाने से जो रिलेटेड है, मतलब जिनके बिना आप बना ही नहीं सकते, ऐसे खर्चे, फैक्ट्री के जो खर्चे हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, क्लियर। हम्म। तो इतने अकाउंट आपको समझ आ गए। अच्छा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हमने क्या किया, जो है एक बंदा है ए, जिसकी सैलरी है 50,000 रुपये, इसको हमने 70,000 दिए हैं। 50,000 तो दिए इस महीने की सैलरी, और 20,000 रुपये दिए हैं अगले महीने का एडवांस, उसको जरूरत थी। तो बताओ इसमें से मैं कितना जो है एक्सपेंस में लेके जाऊँ 70,000 में से, और कितना कहाँ लेके जाऊँ। 70,000 मैंने टोटल पेमेंट की है, 50,000 तो उसकी सैलरी बनती थी वो दिए हैं, 20,000 रुपये अगले महीने का एडवांस दिया है। 50,000 सैलरी में चला जाएगा और 20,000 एसेट्स में चला जाएगा, करंट एसेट्स में, ठीक है। वेरी गुड। चलो अब मैं आपको कुछ जो है ना प्रिंसिपल करवाता हूँ। इतना तो क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई अगर किसी को कोई शंका है तो बताओ यार, कोई डाउट नहीं। मनीषा बताओ कुछ, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। अरे यार वो आए हुए थे क्या उधर, बैठा हुआ था क्या वो तो अभी आए, तो मैंने मुझे बता देते यार। क्या चीज क्या चीज, कंपनी का रेंट आ रहा, मतलब आ रहा है मतलब, जो आएगा वो इनकम है, जो जाएगा वो एक्सपेंस है। भाई सपोज मुझे रेंट मिल रहा है तो मेरी इनकम होगी, मैं रेंट दे रहा हूँ तो मेरा एक्सपेंस हो गया, ठीक है, समझ आ गया। अब कुछ ना प्रिंसिपल्स बने होते हैं, ठीक है, क्यों बने होते हैं उनको मैं बताता हूँ आपको। जैसे सपोज करो इन्होंने भी अकाउंटिंग करनी है अपनी कंपनी की, उन्होंने भी करनी है, इन्होंने भी करनी है, इन्होंने भी करनी है, सब ने करनी है, ठीक है। अब मुझे जो है इन्वेस्ट करना है, सपोज करो मैं चाहता हूँ यार मैं किसी कंपनी के शेयर्स लूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबके फंडामेंटल चेक करने के लिए सबकी बैलेंस शीट वगैरह देखूंगा, ठीक है। अगर इन्होंने बनाए अपने हिसाब से, इनके अपने सिद्धांत चलते हैं, इनके अपने चलते हैं, इनके अपने चलते हैं, इनके अपने चलते हैं, तुम सबके अपने अपने सिद्धांत चलते हैं, अपने अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से आप काम करे जा रहे हो, है ना। तो क्या आप जो मुझे रिपोर्ट दोगे मैं समझ पाऊंगा उसको, मैं समझ ही नहीं पाऊंगा, है कि नहीं। भाई मुझे क्या पता कि आपने डेप्रिसिएशन सारा का सारा एक ही बारे में क्लेम कर दिया, या फिर आपने जो मेथड है उसके हिसाब से क्लेम किया है ना। आपने पिछले साल जो अकाउंटिंग का जो सिस्टम रखा था, जिस बेसिस पे आप पिछले साल कर रहे थे, चाहे कैश बेसिस है एक्रूअल बेसिस है, उस साल भी इसी पे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, कैसे पता चलेगा मुझे, है ना। तो उसके लिए क्या है कि कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं कि भाई देखो जो भी अकाउंटिंग करेगा ना, इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से करेगा, इनको मान के करेगा, है ना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसीलिए बनाए जाते हैं, कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट, ठीक है, कुछ कन्वेंशंस भी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए बनाई गई है कि सब जो है उसी के हिसाब से काम करें। अब जो है सबकी बैलेंस शीट मेरे पास आएगी ना, आ जाओ भाई, सबकी बैलेंस शीट मेरे पास आएगी तो मुझे पता है भाई प्रिंसिपल क्या कहता है, मैं तो उसी के हिसाब से एज्यूम करके आपकी बैलेंस शीट को पढ़ूंगा, है कि नहीं है ना। अब किसी ने अलग किया होगा तो उसने गलत किया होगा, ठीक है। भाई जो चीज सबके लिए है तो वो सबके लिए है, समझ गए। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि ताकि जो दूसरा है, सामने वाला बंदा है, जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, जो हमारे यूजर्स हैं, उनको जब हम अपने फाइनल अकाउंट देंगे तो समझे तो सही कुछ, है कि नहीं है। हाँ,
To make the accounting information meaningful to its external and internal users, it is necessary that the financial statement are prepared according to these principles. उन्हीं principles के according जो है बनाई जाएंगे। अच्छा, अब देखो इसमें सबसे पहले क्या है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। देखो नाम में तो स्पेलिंग में मुझे नहीं लगता किसी में आपको डाउट होना चाहिए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि देखो थोड़ा नाम से क्या लग रहा है, गोइंग कंसर्न मतलब चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा ना, मतलब हमें ये मान के चलना है कि आज मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो भाई ये मैं बहुत लंबे समय तक चलाऊंगा। अच्छा ऐसा क्यों भाई, अगर आज मैं ये ना सोचूं कि मैं बिजनेस बहुत लंबे समय तक चलाऊं, मैं सोचूंगा मैंने तो चलाना ही 1 साल के लिए खाली, तो मैं क्या करूंगा, मेरे जितने भी एसेट्स हैं सबको एक ही साल में क्लेम कर दूंगा ना एक्सचेंज में। मैं तो बोलूंगा 100% डेप्रिसिएशन, इसके पास कुछ है ही नहीं, स्वाहा सब, है ना। बट हमें ऐसा नहीं मान के चलना है, हमें ये मान के चलना है कि हम जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं आज, जो बिजनेस हमारा है उसको हम लंबे समय तक चलाएंगे, बहुत लंबे समय तक। हम मर जाएंगे, बिजनेस नहीं मरेगा, है ना। कल और आएंगे हमसे बेहतर वाली बात हो जाएगी, ठीक है, और चलाएंगे, बट चलता ही रहेगा, लंबे समय तक चलना है बिजनेस। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि भाई देखो आप ये एज्यूम करके चलोगे कि बिजनेस जो है वो लंबे समय तक हमें चलाना है, उसी के हिसाब से अकाउंटिंग करनी है। भाई किसी मशीन की लाइफ है 10 साल, मैं कह रहा हूँ 10 साल तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, तो क्या खाली डेप्रिसिएशन लगाने के लिए अपनी कंपनी बना के रखूँ, है ना। मैं नहीं भाई, मैं तो 2 साल में बराबर कर दूंगा, बट हमें ऐसा नहीं मानना है कि 2 साल में बराबर करूंगा, हमें क्या मान के चलना है कि लंबे समय तक, समझ गए, क्लियर, कि हम कहाँ तक चलाएंगे, अनंत काल तक चलाएंगे, हम रहे ना रहे हमारा बिजनेस यही रहेगा। As per this concept, it is assumed that the business will continue to exist for a longer period, ठीक है, and the transactions are recorded in the books of business on the assumption that it is continuing enterprise, ठीक है। मतलब ये क्या रहेगा, चलता चलता रहेगा, इसी हिसाब से हमें सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, समझ गए। तो मैंने आपको फर्क बताया, अगर मैं बोलूंगा एक ही साल में तो मैं सारी मशीनरी को उसी साल डेबिट कर दूंगा पीएनएल में, अगर मैं बोलूंगा लंबे समय तक चलेगा तो कोई बात नहीं, 10 साल में कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, है ना। भरोसा है तो कोई बात नहीं, परसों दे दियो, भरोसा नहीं है तो अभी दे, है ना, ऐसे ही होता है ना। मैं किसी कोई बोले कि यार तू मेरे को कैश दे दे, मैं तेरे को गूगल पे देता हूँ, तो क्या बोलोगे, जिसे भरोसा नहीं है भाई पहले डाल फिर कैश दूंगा, भरोसा नहीं था, अरे यार भरोसा है तो कोई बात नहीं ले ले, डाल दियो यार, कोई टेंशन नहीं, है ना। दूसरा है, क्या चीज कुछ पूछ रहे हो, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, 9:15 हो गए क्या, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट मतलब, अब हमें कंसिस्टेंट रहना है ना। कहने का मतलब क्या है कि देखो हमने एक मेथड अपनाया, इस साल हमने एक मेथड अपनाया कि हम अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करेंगे, मतलब ड्यू बेसिस पे, कि जो चीज़ ड्यू हो जाएगी उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। हमने कहा डेप्रिसिएशन लगाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, हमने कहा जैसे एसएलएम हो गया, डब्ल्यूटीवी हो गया, और भी होते हैं ना, तो हमने कहा कि हम डब्ल्यूटीवी वाले मेथड से ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। और 25-26 में तो हमने जोश जोश में डब्ल्यूटीवी से लगा दिया, ठीक है, अक्रूवल बेसिस पे, और 26-27 में आते हुए हमने देखा नहीं यार ऐसे नहीं, हम उसको चेंज कर रहे हैं, फिर अगले साल नहीं यार पुराना वाला ठीक था उसको कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, ये नहीं चलेगा भाई, आपने जो है एक कंसिस्टेंसी बनाए के रखनी है ना। मतलब ये कि भाई जिस इस मेथड से आपने इस साल अकाउंटिंग की, तो भाई आप लंबे टाइम तक उसी से करते रहो, आप जो डेप्रिसिएशन पिछले साल लगा रहे थे वैसे ही लगाते रहो, ऐसा थोड़ी तुम हर साल अपनी मर्जी चेंज किए जा रहे हो, कभी डेप्रिसिएशन कुछ तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तुम्हारी वजह से परेशान होते तो इनकम टैक्स वाले ने अपना अलग ही रूल बना दिया, है ना, तुम ईमानदार होते तो ऐसा थोड़ी होता, ऐसा होता है ना, नहीं होता है। हम जब 11th क्लास में थे ना, हमें बोला टूर पे जाएंगे टूर पे जाएंगे, बाद में बोला तुम अच्छे होते तो जरूर जाते, ठीक है, तो नहीं गए। अब हमें पता नहीं कि हमने ऐसा क्या किया था कि नहीं गए,
या तो हमारी कानों तक खबर आई नहीं कि हमने क्या किया है, या हमारे बीच में से किसी ने क्या किया है ना। पर लास्ट उनका यही था कि तुम अच्छे होते तो जरूर जाते। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि भाई देखो आप जो है, एक जो आपने मेथड अपना दिया उसको आपने लंबे समय तक चलाना है, वरना देखो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, हमारे अकाउंट्स जो है हम बना ही नहीं पाएंगे। पिछली बार हम ड्यू बेसिस पे चल रहे थे, उसको ओपनिंग बैलेंस कुछ था, इस बार कैश बेसिस पे आ गए। अरे यार ये क्या बात है ना। जो अकाउंट्स बना रहा है वो भी सर पकड़ लेगा, वो तो पकड़ेगा पकड़ेगा, जिसने समझना है वो तो पागल ही हो जाएगा, है ना। तो कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया भाई आप कंसिस्टेंट रहो, आपने एक मेथड जो है चूज कर लिया है उसी से अकाउंटिंग करो आगे। ठीक है, तो क्या कहता है ये, इट states that accounting principles and methods should remain consistent from one year to another. It helps them to compare the profit and loss of different periods and draw meaningful conclusions. ठीक है भाई, जैसे देखो अब ड्यू बेसिस पे अलग प्रॉफिट निकलेगा और कैश बेसिस पे अलग प्रॉफिट निकलेगा, है ना। अगर हम एसएलएम वाले मेथड से निकालेंगे तो डेप्रिसिएशन एक एसेट पे अलग निकलेगा, और डब्ल्यूडीबी वाले मेथड से निकालेंगे तो अलग निकलेगा, है कि नहीं है। तो इस साल मैंने कहा किसी एसेट पे 1 लाख का डेप्रिसिएशन है, अगली बार डब्ल्यूडीबी से निकालूंगा तो हो सकता है 80,000 ही बने। तो प्रॉफिट को भी हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना, तो पिछले साल कितना प्रॉफिट हुआ था, इस साल कितना हुआ, तो पहले एक बार प्रॉफिट निकालेंगे फिर बोलेंगे यार अगर उस मेथड से निकालें तो क्या होगा, है ना, है कि नहीं। तो ये जो है कोई मजेदारी वाली बात है नहीं। देखो अगला है अक्रूवल कंसेप्ट, ये मैंने आपको बता दिया था पर इसको अब यहाँ पे थोड़ा सा और बताते हैं। अक्रूवल कंसेप्ट का मतलब क्या है, बहुत बार हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। अक्रूवल का मतलब, और मैं जो ड्यू बेसिस बोल रहा हूँ एक ही बात हो गई। ठीक है, मतलब आपने कोई भी ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड करनी है, जब वो ड्यू हो गई है। ठीक है, इट इज नॉट रिलेवेंट वेदर कैश पेमेंट इज मेड और नॉट। ठीक है, मतलब ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता हमने कैश पेमेंट कर दी है कि नहीं की है। तो as per this concept, revenue is recorded when sales are made and it is immaterial whether cash received or not. And same applies to expenses also. It provides more appropriate information about business enterprises as compared to cash basis. ठीक है, वो कह रहा है कि देखो हमने सेल की, है ना, हमने सेल की, तो जिस दिन आपने सेल की, सपोज आज कितनी तारीख है, 16/9/25, आज आपने क्या कर दी, सेल। ठीक है, कैश इसका आएगा सपोज करो 31 दिसंबर को, तो वो कह रहा है कि आज आप रिकॉर्डिंग कर देंगे, आज आप क्या कर देंगे, इसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे, इसकी आप एंट्री कर देंगे। आप इसका इंतजार नहीं करेंगे कि भाई जब मुझे कैश मिलेगा तब जाके मैं एंट्री करूंगा। समझ गए, क्लियर हो गया, पक्की बात कि जिस दिन ड्यू हो गया उस दिन हम क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे, जिस दिन हमारी सेल हो गई उस दिन हम एंट्री कर देंगे, कैश का इंतजार नहीं करेंगे। अच्छा बताओ ये वाला मेथड ज्यादा सही रहेगा या कैश वाला मेथड, कैश बेसिस अकाउंटिंग जो हम करेंगे, आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा सही रहेगा, मतलब इंफॉर्मेशन हमें करेक्ट कहाँ से मिलेगी। एक मेथड कह रहा आप इसी दिन रिकॉर्ड कर लो, एक मेथड कह रहा आप इस दिन रिकॉर्ड करो, आपके ऊपर है। तो कौन सा मेथड आपके हिसाब से सही है, अप्रूवल वाला, आप में से कोई कैश वाला बोलना चाहता हूँ, नहीं बोलना चाहता, चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर तो सब सही है ना, क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो यहीं से मिलेगी ना। ये भी तो हो सकता है कि ये पैसा मुझे 1 मई को मिले, 1 मई 26 में, अब तो साल ही चेंज हो गया, तो क्या मैं अगले साल में रिकॉर्ड करूँ इसको, नहीं कर सकता ना, ये तो रेवेन्यू तो इसी साल का है। ठीक है, तो सेम अप्लाइज टू एक्सपेंसेस ऑल्सो, भाई एक्सपेंसेस के लिए भी सेम है। आज सैलरी ड्यू हो गई, दूंगा मैं 1 महीने बाद तो पैसे कम है, तो आज एंट्री तो आज ही होगी कि मेरा एक्सपेंस हो गया है, देना कब है वो एक अलग बात है। ठीक है, क्लियर, समझ आ गया है, इसकी वजह से लेट हुआ यार मैं, है ना। तो अक्रूवल बेसिस में क्या कहता है कि भाई देखो जिस दिन आपकी ड्यू हो गई है, जिस दिन आपकी एंट्री हो गई है, ट्रांजेक्शन हो गई है, उस दिन आप जो है एंट्री कर लो, उस दिन उसको रिकॉर्ड कर लो। आप जो है इंतजार मत करो कि कैश मिलेगा तो हम बात करेंगे। अगला है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट।
द नेक्स्ट वन इज, ये लास्ट वाला कर रहे हैं आज, टेंशन मत लो। बिजनेस एंटिटी ट्रांसफर। अब ये क्या कह रहा है, मैंने पहली क्लास में बोला था राम एंड राम एंटरप्राइजेस, बोथ आर सेपरेट एंटिटीज, है ना, ये एक दूसरे से क्या है, अलग है बिल्कुल तरीके से। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यही कहता है कि देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अलग चीज है और उसका जो ऑनर है वो अलग चीज है, भाई साफ सीधी बात है। आप अलग हो, आपका बिजनेस अलग है ना। धंधे में कोई दोस्ती नहीं ब्रो, है ना, यही वाली बात होती है। उसको अब ऐसा नहीं बोलना धंधे में कोई दोस्ती नहीं, ऐसे बोलना देखो यार ऐसा है, गवर्नमेंट कहती है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, है ना, बिजनेस अलग चीज है भाई, मैं अलग चीज हूँ। तो मेरा प्यार तुझसे बहुत है, बट देख बिजनेस अलग चीज है ना। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि देखो ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, बस यही बात कह रहा है। आपने अकाउंटिंग किसके हिसाब से करनी है, एंटरप्राइजेस के हिसाब से करनी है, मतलब लीगल एंटिटी जो है हमारी उसके हिसाब से आपने करनी है। ओके, क्लियर। अभी तक यहाँ तक किसी को कोई शंका, कोई बताओ, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, तुम तो खतरनाक हो यार। कल हम ये वाला चैप्टर भी निपटा डालेंगे।